स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के लिए सर्च कर रहे हैं या क्लास 12 मनोविज्ञान इन हिंदी चैप्टर नंबर 4 के लिए सर्च कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes students, so once again you are most welcome is in the Tanish Crash Course channel, and as in today's class students we are going to study about the class 12 psychology चैप्टर नंबर 4, जिसे हिंदी में कहेंगे मनोवैज्ञानिक विकार और इंग्लिश में कहेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो यह वीडियो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या मनोविज्ञान विषय आप पढ़ते हैं, सो आप यह वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 4 जो आपका साइकोलॉजी का चैप्टर है उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आप उसको जरूर जल्दी से जल्दी देख लेंगे यूट्यूब के प्लेलिस्ट लिंक से जाकर के हमारे चैनल में, या जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं, या आई बटन में यहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप सबसे कहना चाहूँगा बाकी के वीडियोस जो मैंने बनाए हैं आप उनको भी जरूर देखेगा, बिकॉज मैंने क्लास 12 की कंप्लीट स्टडी आपकी करानी है और एक एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज मैं आपको जितना हो सकता है मेरे साइड से उतनी मेहनत करके आपको एक एक वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके सो कई बार ऐसा भी होता है एक एक वीडियो को बनाने में 22 घंटे लग जाते हैं। सो एक वीडियो अगर बनाने में 22 घंटे लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत हुई होगी ऐसी वीडियो को लेकर के। बाकी जो जनरल वीडियोस हैं उनको बनाने में 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तो लग ही जाते हैं। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके सो सबसे पहले हम देखेंगे आज की जो क्लास का बेसिकली एजेंडा है वो क्या है। सो आज हम बेसिकली मेन फोकस हमारा क्या होगा, आज हम बेसिकली सीखने वाले क्या हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे आज की क्लास 12 की साइकोलॉजी में स्टूडेंट, जो कि आपका है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। ओके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये तो देखो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी लाइफ को किस तरह से टेक ओवर कर पाएंगे या किस तरह से टेक ऑन कर पाएंगे उस चीज़ को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में इसको उतारते हैं, राइट, और उससे हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। सो जैसा कि आपका टॉपिक है मनोवैज्ञानिक विकार और आपका चैप्टर भी है मनोवैज्ञानिक विकार, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही मेन टॉपिक है। सो सबसे पहली जो आपकी हेडिंग है यहाँ पर प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार, उसका सबसे पहला जो पॉइंट आपको मिलता है इसे कहेंगे दुश्चिंता विकार। सो दुश्चिंता विकार के अंडर में स्टूडेंट, जैसा कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ और अपने में बेस्ट बुक है ये। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सेम होता है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास सेम एनसीईआरटी बुक है तो आप देख सकते हैं कि मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो आपके पास ये बुक तो होगी ही, बस मैं यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। सो एनसीईआरटी बेसिकली करते हैं स्टूडेंट्स, आपको इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुछ कहानियां बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपको समझाया जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास एक कहानी है एक देव नाम की व्यक्ति की। देव एक व्यक्ति है जो करता क्या है, एक दिन घर से वापस जाते समय देव ने पाया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। मतलब देव जो व्यक्ति है वो कार से अपने घर वापस जा रहा था, उसको रास्ते में दिल का दौरा कह सकते हैं या उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, उसे बहुत तेज पसीना आ गया और सांस भी फूलने लगी। उसे इतना भय लगा कि उसने कार रोक दी और बाहर आ गया। अगले कुछ महीनों में इस तरह के दौरे जो है बढ़ गए। मतलब पहले तो ये दौरे कभी कभार आते थे और उसके बाद आगे आने वाले समय में ये दौरे उसके साथ ज़्यादा आने लगे, मतलब बढ़ गए, और वह कार चलाने में हिचकिचाने लगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कार चला रहा है या कोई भी गाड़ी कोई भी व्हीकल चला रहा है या कोई भी 2 व्हीलर्स चला रहा है और उसको दौरे बीच में आए तो कितनी दिक्कत की बात है उसके लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट है, वो हिचकिचाने लगेगा, वो डरेगा। और इस भय से कि दौरे के दौरान कहीं वह यातायात में फंस न जाए, देव को लगा कि वह सनकी हो गया है और मर जाएगा। उसे इस तरह से उसके अंदर भावनाएं आने लगी। जल्द ही वह घर के अंदर रहने लगा और उसने घर के बाहर निकलने से मना कर दिया। अंततोगत्वा क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वो घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपको एक कहानी बताई गई है किसकी, एक देव नाम की व्यक्ति की, जिसको बेसिकली दिल के धड़कन का बढ़ना या एक दौरे का आना जिसमें सांस फूलना, पसीना आना, इस प्रकार की घबराहट और भय का होना बताया गया है, और जिसको कैटेगरी में रखा गया है दुश्चिंता विकार। सो हम सबसे पहले यहाँ समझने का कोशिश करेंगे, हमें दुश्चिंता का अनुभव तब होता है जब हम किसी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो शायद आपको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ होगा, बिकॉज आपका क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम मान लेते हैं आने वाला है। सो अभी क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तो आपको शायद इतनी चिंता तो नहीं होगी, लेकिन जब पहली बार बोर्ड का एग्जाम आपने दिया होगा शायद आपको तब ज़्यादा
दिक्कत आई होगी या आपको पहली बार जब फेस करना हो रहा होगा तो आपको एक बार थोड़ा सा लगा होगा टेंशन ज़्यादा, लेकिन वो जो टेंशन हुआ था वो नॉर्मल था स्टूडेंट्स। उसी चीज़ को यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। फिर ये कहते हैं या किसी दंत चिकित्सक या किसी डेंटिशियन के पास जब हम जाते हैं, मान लेते हैं कि आपके दांतों में दर्द है, आप चले जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको लिवा के जाते हैं कि चलो दांत वाले डॉक्टर के पास चलते हैं, आपका दांत निकलवा देंगे या उसमें हम इंजेक्शन लगवा देंगे, राइट। तो वहाँ पर भी दर्द की अनुभूति होगी आपको और फिर भी आपको डर लगेगा के पास जाना होता है, या कोई एक एकल प्रदर्शन प्रस्तुत करना होता है, या मान लेते हैं किसी एक टॉक शो में जहां पर आपको अपना कोई एक स्पीच देना है, वहां पर बेसिकली अगर आपको कुछ बोलना होता है तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जिसकी हमेशा प्रत्याशा की जाती है, ये सामान्य है कि आप भी भयभीत होते हैं, आप भी डरते हैं, यहां तक कि इसमें हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन ये जो डर है, यहाँ जो हिचकिचाहट है, ये कहीं ना कहीं से हमें स्ट्रांग बनाती है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, आपको ग्राफिकली मैंने समझाया है, स्ट्रेस का जो लेवल है, जो तनाव का जो लेवल होता है, हमारे लिए थोड़े हद तक बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जैसे किसी एक बल्ब में अगर छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करता है, मतलब जितना बल्ब सह सकता है करंट का अमाउंट, अगर उतना फ्लो करता है तो बल्ब ग्लो करेगा, चमक देगा। लेकिन उस बल्ब में अगर ज़्यादा करंट डाल देंगे तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो उसी तरह से जब हमें तनाव की स्थिति में जब हम आते हैं, चाहे हमारा एग्जाम है वो, या हमें कोई स्पीच देनी है, या कोई भी और कंडीशन है, तो अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, राइट। तो वही ये समझाने का एफर्ट कर रहे हैं, इसमें हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसके विपरीत जब उच्च स्तरीय दुश्चिंता हो जाती है, जो कि कष्टप्रद होती है तथा हमारे सामान्य क्रियाकलापों में बाधा पहुंचाती है, तब यह मनोवैज्ञानिक विकारों का सबसे सामान्य श्रेणी, जिसे हम दुश्चिंता विकार कहते हैं, दुश्चिंता विकार की उपस्थिति का संकेत देता है या संकेत है। प्रत्येक व्यक्ति को आकुलता और भय होता है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, हर एक व्यक्ति को, आपको भी कई बार आकुलता हुई होगी किसी चीज को लेकर के, या भय भी हुआ होगा। सामान्यतः दुश्चिंता शब्द को भय और आशंका की विस्तृत अस्पष्ट या अप्रीतिकर भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुश्चिंतित व्यक्ति में निम्न लक्षणों का सम्मिलित रूप रहता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुश्चिंतित है या इस विकार से पीड़ित है, उसके अंदर ऐसी कुछ भावना देखने को मिलती है, यथा हृदय गति का तेज होना, मतलब उसके हृदय गति का तेज होना वो एक नॉर्मल हो चुका है, मतलब उसको होता ही रहता है, मतलब कभी कभार हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सांस की कमी होना, मतलब सांस फूलना, दस्त होना, भूख न लगना, बेहोशी, घूमनी, मतलब उसको जो चक्कर आना ऐसा कह सकते हैं, या चक्कर आना, पसीना आना, निद्रा की कमी, बार बार मूत्र त्याग करना, इस तरह की समस्या का सामना ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो बेसिकली दुश्चिंता विकार से पीड़ित हो, राइट। सो ये कह रहे हैं कि करना या कपकपी आना, इस प्रकार की जो है समस्या हो सकती है। कई प्रकार के दुश्चिंता विकार होते हैं। तो यहाँ पर आगे जाके हम तालिका में एक टेबल हमें मिलेगी जिसके अंदर 4 पॉइंट में, जिसको हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी ये टेबल, उसके अंदर भी हम इस चीज को अच्छे समझ पाएंगे कि टेबल में कौन कौन से दुश्चिंता विकार है। बेसिकली इनमें से एक जो आपका विकार आता है दुश्चिंता की कैटेगरी में, इसे हम कहेंगे सामान्यकृत दुश्चिंता विकार। इसे इंग्लिश में कहा गया है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। होता है जिसमें लंबे समय तक चलने वाले अस्पष्ट, अवर्णनीय तथा तीव्र भय होते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लंबे समय तक चलने वाले आपके जो भय होते हैं अस्पष्ट होते हैं। आपको डर क्यों लग रहा है आपको इसका अंदाजा ही नहीं, अवर्णनीय आपको बता भी उसके बारे में नहीं कुछ पाते, और डर कैसा होता है, बहुत तीव्र होता है, जो किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति जुड़े हुए नहीं होते। मतलब जो डर होता है ऐसा नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक विशेष वस्तु की वजह से आपको डर लग रहा है, आपको खुद ही नहीं पता आपको डर क्यों लग रहा है, आपके अंदर घबराहट ऑटोमेटिक आ जाती है, मतलब ऑटोमेटेड हो चुके हो आप। इनके लक्षणों में भविष्य के प्रति आकुलता, मतलब इन जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, इसके जो लक्षण है उसमें बताते हैं कि भविष्य के प्रति आकुलता, मतलब भविष्य में क्या होना है उसके प्रति आपके अंदर आकुलता होगी, बेचैनी होगी, एवं आशंका तथा अत्यधिक सतर्कता होती है। यहाँ तक कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार के खतरे की बेसिकली छानबीन शामिल होती है। मतलब पर्यावरण में कोई समस्या ना हो जाए उस चीज को लेकर भी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर छानबीन शामिल होती है। इसमें पेशीय तनाव होता है, मतलब आपकी जो मांसपेशियां होती है उसमें खिंचाव या तनाव होता है, जिसके कारण व्यक्ति विश्राम नहीं कर पाता, उसको नींद नहीं आती, उसको बेचैनी रहती है। स्पष्ट रूप से कमजोर व्यक्ति वो होता है और तनावग्रस्त दिखाई देता है। मतलब उसके फेस को अगर आप देखते हो तो व्यक्ति जो है तनावग्रस्त दिखाई देगा। ठीक है। एक दूसरी तरह का दुश्चिंता विकार होता है स्टूडेंट, जिसे
आतंक विकार कहते हैं। तो ये आपको पहले यहाँ सबसे पहले बताया, इसे कहा गया सामान्यकृत दुश्चिंता विकार। फिर कह रहे हैं दूसरी तरह का दुश्चिंता विकार होता है जिसे आतंक विकार कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर से कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें होता क्या है, दुश्चिंता के दौरे लगातार पड़ते हैं, मतलब जो दुश्चिंता होती है उसके प्रति जो दौरे होते हैं वो लगातार पड़ते रहते हैं और व्यक्ति त्रास या इसे दहशत का अनुभव करता है। मतलब जिस व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं उसे डर लगता है। और इसी प्रकार के जो डर होते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताऊं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे मनोवैज्ञानिक जो विकार होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमारे भारतवर्ष में बेसिकली जो पिछड़े गांव हैं वहां पर वो लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर भूत आ गया है। तो आपने सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा, अगर आप पीछे गांव से बिलोंग करते हैं या शहरों में भी कुछ लोग भूत प्रेत को मानने वाले होते हैं, तो उनका भी कहना है कि ऐसा सही होता है। लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत का न होकर के क्या है, आतंक विकार का उस व्यक्ति का पीड़ित होना है। आतंक आक्रमण का तात्पर्य हुआ जब भी कभी विशेष उद्दीप्त से संबंधित विचार उत्पन्न होता है तो अचानक तीव्र दुश्चिंता अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाएगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति जो है किसी उद्दीपक से संबंधित विचार उसके अंदर जब आता है, उद्दीपक संबंधित कहने का मतलब उस व्यक्ति के अंदर कोई जो विचार आएगा, कोई उसका एक ऐसा विचार है जिससे उसको परेशानी होती है, राइट। तो वो जो विचार आते हैं उसके अंदर एक आतंक जो है आ जाएगा, मतलब उस व्यक्ति के अंदर आतंक विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उसके अंदर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एक आप कह सकते हैं दिल के दौरे बढ़ जाना या उसकी धड़कनें बढ़ जाना, सांस फूलना, जो हमने ऊपर जो लक्षण देखे थे सेम तरह के लक्षण हमें दिखाई देंगे। इस तरह के विकार अकल्पित तरह से उत्पन्न होते हैं और इसके नैदानिक लक्षणों में सांस की कमी, नैदानिक का मतलब यहाँ पर क्लिनिकल है, जो कि बेसिकली जो डॉक्टर्स इसके जो लक्षण बताते हैं उसे बताते हैं कि सांस की कमी, घूमनी या जिसे चक्कर कहते हैं, चक्कर आना, कपकपी होना, दिल की धड़कन, दम घुटना, जी मिचलाना, छाती में दर्द या बेचैनी, सनकी होना या भय, नियंत्रण खोना या मरने का एहसास सम्मिलित होता है। इस तरह के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ओके, आप किसी ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिले होंगे या सुना होगा जिसने एक छिपकली की भय से कमरे में घुसने से मना कर दिया होगा। सो अगर आप मिले हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने तो देखा है, कुछ गर्ल्स को मैंने देखा है जो छिपकली से बहुत डरती हैं, लेकिन कुछ हद तक डरना वो नॉर्मल है, लेकिन बिल्कुल ही ज़्यादा डर जाना और भाग जाना, दूर तक चले जाना, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो आई होप कि आप सभी भी देखे होंगे, मिले होंगे। फिर ये कह रहे आगे, इसने कहा स्टूडेंट, जिसने किसी इमारत की 10वीं मंजिल पर सीढ़ी जाने या लिफ्ट चलने के लिए मना कर दिया होगा। आप हो सकता है ऐसे व्यक्ति से ही मिले होंगे जिसको अगर थोड़ा ऊंचाई पे लेके जाओ तो डर जाता है वो, राइट। तो ऐसा भी व्यक्ति आपने देखा हो, या कुछ ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो लिफ्ट में बैठने से डरते हैं। उनको लगता है कि शायद लिफ्ट भी रास्ते में कहीं टूट न जाए तो मैं तो फंस जाऊंगा बीच में ही। आपने स्वयं महसूस किया होगा या आपने अपने मित्रों को देखा होगा जो एक अच्छी तरह से याद किया हुआ जो भाषण होता है, जैसे स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, जो बेसिकली उससे सुनाना होता है, श्रोताओं के समक्ष बोल न पाया हो। मतलब उसको स्पीच बहुत अच्छे से याद है, लर्न है, लेकिन जैसे वो ऑडियंस के सामने पहुंचता है तो बेचारा डर जाता है। जिस तरह से ये आप गर्ल्स दिखाई दे रही डरी हुई, और बिल्कुल उसको लेसन प्रिपेयर है, टॉपिक प्रिपेयर है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। ओके, इस तरह के भय को हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहेंगे दुर्भीत कहेंगे, या इंग्लिश में से फोबिया कहेंगे। फोबिया वर्ड जो है काफ़ी फेमस है, तो फोबिया आपने नाम सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से, फोबिया, कि इसको किसी चीज़ का फोबिया। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पानी का फोबिया होता है, मतलब पानी में घुसने से डरते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आग या मतलब फायर का फोबिया होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसे हम दुर्भीत कहते हैं। जिन लोगों को दुर्भीत होती है बेसिकली उन्हें किसी विशिष्ट वस्तु, लोग या स्थितियों के प्रति अविवेकी या अतर्क भय होता है। मतलब उनके अंदर जो भय होता है, इसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को लिफ्ट में घुसने का भय अगर है तो उसे जो लिफ्ट फोबिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उसको क्या लगता है, उसको लगता है, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि नहीं लिफ्ट मुझे ऊपर लेके जाएगी, मेरा जो जाने का जो टाइम है बच जाएगा। उसको लगता है रास्ते में कहीं लिफ्ट टूट जाएगी तो मैं बीच में दीवारों के बीच फंस जाऊंगा। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है जो कि अतर्क है, मतलब इसका कोई तर्क नहीं है। दुर्भीति बहुधा धीरे धीरे या सामान्यकृत दुश्चिंता विकार से उत्पन्न होती है। बेसिकली इसके 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है। मतलब सबसे पहला आपका है विशिष्ट दुर्भीति, दूसरा आपका सामाजिक दुर्भीति, और तीसरा आपका विवृत भीति। मतलब हम यहाँ पर इसको एक एक करके अच्छे से देखने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विशिष्ट दुर्भीति, इसे हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं स्टूडेंट। सो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे।
सो ये कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, विशिष्ट दुर्भीति का मतलब एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का इसके अंदर फोबिया होता है। सामान्यतः घटित होने वाले दुर्भीत होते हैं जिसमें अविवेक या अतर्क भय, जैसे कि विशिष्ट प्रकार के जानवर के प्रति तीव्र भय का होना। कुछ लोग डॉग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ लोग कुत्ते को देख के ही बिल्कुल भाग जाते हैं। मैंने एक बार एक व्यक्ति को देखा था, आपको बताऊं कहानी। वो व्यक्ति पूरी तरह से अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग वाला व्यक्ति था, उसको देख के लगता नहीं था कि यह शेर से भी डर जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति में इतना ज़्यादा डॉग को देखते ही इतना ज़्यादा डर गया, वो ऐसे लग रहा था कि उसने मतलब कुत्ता नहीं देख लिया, उसने किसी शेर को देख लिया अपने सामने। और एक ऑर्डिनरी किसी पर्सन को उसने बुलाया, उससे भगवाया वहाँ से, उसके बाद फिर जब अपनी कार में घुसा। मतलब सोचो कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी मसल है, अच्छी बॉडी बिल्डिंग है, बढ़िया बॉडी बना रखा है, जो 2-4 जो है लोगों को अकेले निपटा सकता है, ऐसा व्यक्ति कुत्ते से इतना डर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर डॉग को लेके एक माइंड में फोबिया है उसके अंदर। ठीक है, सो वही यहाँ पर ये कह रहे हैं, या किसी बंद जगह में होना या भय का होना सम्मिलित होता है। ऐसे लोग जो है कई बार किसी बंद जगह में भी अगर अकेले पड़ जाते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो वहां भी डर लगते हैं। दूसरों के साथ बेसिकली बर्ताव करते समय तीव्र या अक्षम करने वाला भय या उलझन अनुभव करना इस प्रकार में बेसिकली आता है। तो सबसे पहला आपने देखा स्टूडेंट्स विशिष्ट दुर्भीति। दूसरा आपका आता है सामाजिक दुर्भीति, जो आपका सोशल फोबिया होता है, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर सामाजिक दुर्भीति, राइट। और उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, जिसे हम कहेंगे विवृत भीति, जिसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। शब्द उस समय प्रयुक्त किया जाता है जब लोग अपरिचित स्थितियों में प्रवेश करने से भय से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नई जगह जब जाएंगे कभी, तो वहां पर बेसिकली उस जगह में वो बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वहां पर उस जगह से उनको डर लगता है। ऐसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो कभी शहर नहीं गया, उसको शहर ले जाओ तो वो शहर के लोगों से डरेगा, उसके अंदर एक डर सा बैठ जाएगा, उनसे बात करने में हिचकिचाएगा। इससे ग्रसित अधिकांश लोग अपने घर से निकलने में घबराते हैं, इसलिए जीवन की सामान्य गतिविधियों का निर्वाह करने की उनकी जो योग्यता होती है भी अत्यधिक सीमित हो जाती है। और इस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी योग्यताओं को सीमित कर पाते हैं और सीमित ही रख पाते हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप समझ गए। फिर हम आगे देखते हैं कि आपने कभी किसी को किसी चीज को छूने या हर बार हाथ धोते देखा होगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ऐसे लोग होते हैं जो किसी मान लेते हैं, आजकल तो कोरोना वायरस है, आजकल तो सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको नॉर्मल भी ऐसे दिखाई देंगे कि किसी चीज को उन्होंने टच किया तुरंत हाथ धोएंगे। या उन्होंने सिक्कों को धोते हुए आपने देखा होगा कि वो अगर सिक्के मान लेते हैं, कॉइन्स उन्होंने कहीं से कलेक्ट किया, मान लेते हैं उनका कुछ मार्केट में गए, उनको कॉइन्स मिल गया, तो कॉइन्स को लाके पहले धोएंगे, फिर अपने पॉकेट में रखेंगे। या जो है फर्श पर या सड़क पर केवल आकृतियों के बीच चलते हुए देखा होगा, है ना। फर्श पर या सड़क पे कुछ आकृतियां बनी हैं, उनको देखते हुए चलते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा तो ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जीवन बहुत बड़ा होता है, ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं स्टूडेंट, जो लोग मनोग्रसित बाध्यता विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उनके अंदर ऐसी कुछ चीजें भावनाएं हमें, या उनके अंदर ऐसे कुछ बेसिकली हमें क्रियाएं देखने को मिलती हैं। वे कुछ विशिष्ट विचारों में अपने ध्यान मग्नता को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, उनकी जो ध्यान मग्नता होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं, या अपने आप को बार बार कोई विशेष क्रिया करने से रोक नहीं पाते, यहाँ तक कि ये उनकी सामान्य गतिविधियों में भी बाधा पहुंचाती है या पहुंचाते हैं। किसी विशेष विचार या विषय पर चिंतन को रोक पाने की असमर्थता को हम बेसिकली मनोग्रसित व्यवहार से ऑब्सेसिव बिहेवियर कहा जाता है, कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इससे व्यक्ति या इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है अक्सर अपने विचारों को अप्रिय और शर्मनाक समझता है। मतलब जो बेसिकली मनोग्रसित व्यवहार से जो पीड़ित है, उसको ऐसा लगता है कि उसके जो विचार है वो अप्रिय है या वो शर्मनाक है, तो वो बेसिकली अपने विचारों को शर्मनाक समझता है। किसी व्यवहार को बार बार करने की आवश्यकता, इसे कहा गया है बाध्यता व्यवहार, कंपल्सिव बिहेवियर कहलाता है। बेसिकली जैसे कोई एक व्यक्ति है किसी व्यवहार को बार बार कर रहा है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, मान लेते हैं बार बार जो है लेट्स से कि अपनी गर्दन हिला रहे हैं, या बार बार अपना हाथ जो है अपने माथे पे लेके जा रहे हैं, या जो है एक अलग मुद्रा में एक पोज दे रहे हैं। तो बार बार जब कोई चीज कर रहे हैं उसे बाध्यता व्यवहार कहा जाता है। आप लोग शायद देखे होंगे ऐसे लोगों को। कई तरह की बाध्यता में इसे गिनना, कुछ लोग कुछ गिनते रहते हैं अचानक, आपने शायद देखा होगा। आदेश देना, जांचना, छूना या धोना सम्मिलित होता है।
फिर आगे स्टूडेंट्स बता रहे हैं आपको कि अक्सर कई लोग जो किसी प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी में फंस चुके होते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो कभी कोई प्राकृतिक विपदा उसके जीवन में आई है, उसमें फंसा है वो कभी वो, ठीक है। तो होता क्या है ये बता रहे हैं आगे कि या किसी आतंकी बम विस्फोट में शिकार हो चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर है जो किसी सुनामी में फंसा या किसी बम विस्फोट का शिकार अगर हो चुका है या किसी गंभीर दुर्घटना या युद्ध की स्थितियों का अनुभव कर चुका होता है, तो इसे हम कहते हैं अभिघातज उत्तर दबाव विकार से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखना, PTSD इसे कहा गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसे हिंदी में कहते हैं अभिघातज उत्तर दबाव विकार। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं से पहले जूझ चुका है या पहले उसका अनुभव कर चुका है, राइट, तो उस केस में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर ऐसे अनुभव आते रहते हैं, राइट। तो वही आपको समझाने का यहाँ एफर्ट कर रहे हैं कि उत्तर अभिघातज दबाव विकार के लक्षण कई प्रकार के होते हैं। इसके लक्षणों को यहाँ बताया गया है, लेकिन उनमें बार बार किसी स्वप्न का आना या अतीतावलोकन, मतलब भविष्य में क्या हो गया है उस चीज पे उनका दिमाग जाना, एकाग्रता में कमी हो जाना या सांवेगिक शून्यता हो जाना, मतलब उनका जो एक शून्य की स्थिति में चले जाते हैं जहां पर मानसिकता उनकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, शामिल हो सकती है। तो इस प्रकार के भी व्यक्ति जो होते हैं हमें अपने सराउंडिंग में देखने को कई बार मिल जाते हैं, और इस प्रकार के विकारों से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे कहा जाता है PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसे हिंदी में कहा जाता है अभिघातज उत्तर दबाव विकार। तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सो इसका कई बार फुल फॉर्म या इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप यहाँ तक समझ गए, और यहाँ पर आपको एक बेसिकली क्रियाकलाप मिलता है। ये क्रियाकलाप बेसिकली आप सब इससे गुजर चुके होंगे, बस आपको पढ़ना है इसको, और यहाँ पर आपको अलग अलग लोगों से मिलकर के उनके एक्सपीरियंसेस लेने हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप 12th क्लास में हो, तो आपके जो जूनियर्स हैं, जो क्लास 10th के जो नए स्टूडेंट जो 10th के बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हैं या जो जा चुके हैं 11th क्लास के बच्चे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं जब 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा आने वाली थी तो आपने कैसा महसूस किया था, या आप अपने बारे में भी समझ सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं आपने कैसा महसूस किया था, आपको किन दबाव की स्थितियों से गुजरना पड़ा था, किस प्रकार के आपके अंदर विकार देखने को मिले थे, क्या आप नॉर्मली बिहेव कर पा रहे थे या आप थोड़ा सा आपके अंदर एबनॉर्मलिटी आई थी या ज़्यादा आई थी। तो ये आपके लिए है, आपको इसे पढ़ना है और इसे अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, तालिका हमें मिलेगी जो कि यहाँ पर आपको मिलती है। सो इस तालिका जो कि 4.1 है, यहाँ बताया गया है मुख्य दुश्चिंता विकार उनके लक्षण, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राइट। सो यहाँ पर आपको 5 मुख्य विकार आपको मिलते हैं दुश्चिंता विकार। तो जब हम बात करेंगे जब स्टूडेंट दुश्चिंता विकार, उसमें 5 आपके मुख्य दुश्चिंता विकार होंगे। सो पहला आपका क्या है, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार। दूसरा आपका है आतंकी विकार। तीसरा आपका है दुर्भिद, जिसे फोबिया कहते हैं, ये आपका ये जो है इसके देखो यहाँ पर लक्षण लिखे गए हैं। और चौथा आपका है मनोग्रसित बाध्यता विकार। और आपका 5वां है उत्तर अभिघातज दबाव विकार, से PTSD कहा जाता है, ठीक है। सो इसके लक्षण आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ा है अभी मुख्य दुश्चिंता विकार के बारे में, बेसिकली दुश्चिंता विकार के बारे में, और ये दुश्चिंता विकार फर्दर कैटेगराइज है, 5 इसके टाइप्स हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इसके जो लक्षण हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, बिकॉज हमने इसको पहले पढ़ लिया है। जैसे कि सामान्यकृत दुश्चिंता विकार में आपको दीर्घ या स्पष्ट अवर्णीय तथा तीव्र भय, इसका संबंध किसी वस्तु से नहीं होता तथा जिसमें अति सतर्कता और पेशीय तनाव होता है। तो इसी क्रम में आपको जो मैंने पहले पढ़ाया सेम आपको बस एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और इसके बेसिस ताकि आपके क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज की जो वीडियो है आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। बस स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे साथ बने रहिएगा, बिकॉज मैं आपको इस चैनल तनिष्क क्रैश कोर्स पे आपको एक एक चीज़ कराने वाला हूँ। क्लास 12 की साइकोलॉजी जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एक चीज़ कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब अभी सबसे पहले हम लोग क्लास 12 के जो बेसिकली आपकी NCERT बुक है उसे कवर करेंगे, ऐसे ही वीडियो सीरीज को लेकर के, और जैसे ये खत्म हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इसके नोट्स पे स्टडी या आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कुछ रहेगा आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो आप कम्युनिटी का जो टैब है वहाँ भी आप देख सकते हैं, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बेसिकली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करो, बिकॉज मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, और मैं चाहता हूँ जो मेरी मेहनत है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। सो दैट्स ऑल, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।